Good evening, sir. Good evening. Also, the new era of electrohomeopathic study guidance center, human body, human anatomy and physiology, syllabus FMEH फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट वन। इसमें हम सभी को लेके चल रहे हैं, इसलिए जिनका छूट भी गया है फर्स्ट सेमेस्टर में वो भी यहाँ पर स्टडी कर लेंगे। एफ एफएमएस फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी syllabus. Here is a concise and clear overview of the introduction to the biology covering introductions। यहाँ पर हम अ, एन- जो बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। क्लियरिंग बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी है एक लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं जो जीवित जीवित चीज़ें हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इट इज़ एक्सप्लोर हाउ वी लिविंग थिंग्स फंक्शन। इसके अंदर हम इनके फंक्शंस के बारे में जानते हैं, इनके रहने रख रखाव के, इनके ग्रो एवोल्व, इनके जो एवोल्यूशंस होती है, जनरेशन बढ़ती है, इनकी ग्रोथ एंड इंटरैक्ट देयर एनवायरनमेंट, और इनका जो इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है, और इन इन जो बायोलॉजिकल्स लिविंग्स ऑर्गेनिज्म हैं उनका एनवायरनमेंट के साथ क्या रोल है, और इन्वायरमेंट का क्या रोल इनके साथ है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडीज़ करते हैं। बायोलॉजी इज़ अ फाउंडेशनल साइंस दैट कनेक्ट टू मैनी अदर्स। बायोलॉजी एक फाउंडेशनल मतलब एक न्यू है जहाँ पे किसी चीज़ की शुरुआत होती है। जैसे कि एक बिल्डिंग बनाते हैं जिसमें फाउंडेशन होता है जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। यहाँ पे भी ये साइंस है जिसके ऊपर हमारी जो बायोलॉजिकल लाइफ है, जो इसमें हम प्लांट्स को लेते हैं और इंसेक्ट्स को भी लेते हैं, और जिसमें जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों इन्वॉल्व होती है। जिसे सीधे वर्ड में कह रहे हैं, जूलॉजी वो चीज़ है जिसमें हम जंतुओं के बारे में जानते हैं, बॉटनी वो चीज़ है जिसके प्लांट्स के बारे में स्टडीज़ करें, और इनके रिलेशंस के बारे में, इनकी इन्वायरमेंट्स में क्या रूल्स हैं, और इन्वायरमेंट पे इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम स्टडीज़ करते हैं। इनके फंक्शंस के ग्रो, इनकी एवोल्यूशन, इनके प्रोटेक्शंस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडीज़ करते हैं। इंक्लूडिंग केमिस्ट्री इसके अंदर आती है, फिजिक्स आती है एंड इन्वायरमेंटल साइंस। ये तीन चीज़ आती है, ये आप लोग सभी को पढ़नी पड़ेगी। केमिस्ट्री और फिजिक्स तो हमारी एनाटॉमी के अंदर ही इन्वॉल्व हो जाएगी। इन्वायरमेंटल साइंस अलग से पेपर आएगा जो आपके साथ थर्ड सेमेस्टर में या फाइनल सेमेस्टर में होगा। ओके। केमिस्ट्री बेसिक, बायोकेमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री बेसिक जो है वो हमारी बायोकेमिस्ट्री है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज मेड ऑफ केमिकल एलिमेंट्स की कंसेप्ट इंक्लूडिंग सभी जो जीवित जंतु हैं, जो आँख से देखे जा सकते, नहीं देखे जा सकते, वो सारे जो है जो पृथ्वी पे रहते हैं, जो धरती पे हैं, जिसमें प्लांट्स भी हैं और फंगाई भी है। एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाने वाले जो भी सेल्स जो नेचर से अपने आपको ग्रो करते हैं, नेचर्स में पलते और बढ़ते हैं, उनके बारे में यहाँ पर उनके कंपाउंड्स क्या हैं वो हम जानते हैं, इनकी बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इनके हैं। मेजर एलिमेंट्स इन द बॉडीज कार्बन होती है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस एंड सल्फर है। ये बड़ी जो एलिमेंट्स हैं, जो बड़े एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी जीव के अंदर, वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है एंड सल्फर है। सल्फर मीन्स गंधक है, फास्फोरस ये अब इसका हिंदी तो मुझे नहीं मालूम है। ऑक्सीजन तो आप समझते ही हैं, हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है। ओके। सल्फ़र यहाँ पे हम गंधक को कहते हैं। ये अक्सर एक्सप्लोसिव डिवाइस में यूज़ की जाती है, और सल्फ़र ये जल हवा के साथ जलती है। और जब कभी शमशान घाट में किसी बॉडी को जलाया जाता है
और ऐसा बताया गया है, हम जब पढ़ रहे थे उस वक्त, कि शमशान घाट में जब हवा चलती है तो वहाँ से लगता है कि कोई चीज़ चिता से उठ के चल रही है। तो ये जो हवा के साथ बर्न होती है सल्फ़र, सल्फ़र में एक पूरा स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडीज़ का क्रिएट होता है जो हवा में चलता हुआ दिखेगा। तो इसे कुछ लोग भूत भी समझ लेते हैं। कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर्मेट टू मोर एलिमेंट्स हैं, जिसमें H2O है, CO2 है। H2O मीन्स हाइड्रोजन के दो आयन है, ऑक्सीजन के वन आयन है। H2O मीन्स पानी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी गैस है। प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है। इन्हीं से पूरी जो कंपाउंड एलिमेंट्स है हमारी पूरी बॉडी के किसी भी एनिमल इंसाइट के और या प्लांट्स के जो हैं ग्रो होते हैं और इनके लिए ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन, प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन देता है। और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी को भी बैलेंस करता है। अगर एक्सेस हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए तो वहाँ पर देखा गया है कि कैंसर ग्रो हो जाता है। जहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है वहाँ पे ही कैंसर ग्रो करता है। तो ये कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स के अंदर आ रहे हैं। टू मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें H2 है, CO2 है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोवाइड एनर्जी। बायोमॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के अंदर या जो जो एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट आते कहाँ हैं वो आगे डिस्कस किया जाएगा। प्रोटीन्स बिल्ड स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म फंक्शन, फॉर एग्जांपल एंजाइम। प्रोटीन जो है स्ट्रक्चर को बिल्ड करता है। प्रोटीन जैसे कि बालों के लिए ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। परफॉर्म फंक्शन, ये फंक्शन को मेंटेन करता है, परफॉर्मेंस करता है। और ये एग्जाइम जैसे कि एंजाइम्स, ये हमारे बॉडी के अंदर हमारे फंक्शन को मेंटेन करता है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को कुछ लोग जो है एंजाइम के रूप में जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनको एंजाइम ही मानते हैं। लेकिन एंजाइम जो है इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर, आगे पढ़ेंगे, दो एंजाइम्स होते हैं, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम जो है वो एंजाइम है जो लैब के अंदर टेस्ट किया जा सकता है। इंट्रासेलुलर एंजाइम वो हैं जो लैब के अंदर टेस्ट नहीं किया जा सकता लेकिन लिविंग सेल्स के अंदर उसे पाया जाता है। और लिविंग सेल्स के जब लिविंग कंडीशन में कोई सेल्स होता है तभी वो एक्टिव होता है और डेथ की कंडीशन में वो डीएक्टिव हो जाता है। तो इसलिए उसका उसका जो है उसका जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पे एक फ़ोन आ रहा है। ठीक है, लिपिड्स जो हैं फैट्स होते हैं। एनर्जी स्टोर्स सेल्स, एनर्जी स्टोर्स जो होता है फैट की शक्ल में होता है। सेल मेम्ब्रेन्स स्ट्रक्चर्स मेंटेन करते हैं लिपिड। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए स्टोर्स एंड ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है, डीएनए और एनए, ये आरएनए, ये स्टोर करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हैबिट, फेस और हैबिट, और जैसे कि हमारे आर्गन्स के अंदर जो फैमिली से लेते हुए जो कॉपीज़ होती है वो यहाँ पे आती है। और कोई डिजीज़ भी अगर फैमिली से आ रही है तो भी यहाँ पर इन्वॉल्व देखी जाती है। तो यहाँ पे डीएनए और आरएनए दोनों हमारे बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर शामिल होते हैं। केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म इंक्लूड एनाबॉलिक्स, दूसरे से। सॉरी, फ़ोन की वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, हो गया। मेटाबॉलिज्म इंक्लूड एनाबॉलिज्म बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स। मेटाबॉलिज्म इंक्लूड है
जिसमें एनाबॉलिज्म होता है, जो बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। एंड कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। तो ये दो तरीके का मेटाबॉलिज्म है, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। एंड कैटाबॉलिज्म जो ब्रेक डाउन इन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं। अगर इनमें इम्बैलेंस होता है तो वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथ जो है इस एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म को बैलेंस में रखती है। अगर हाइपर एनाबॉलिज्म हो जाए तो मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू बनते जाएंगे और स्ट्रक्चर ग्रोथ करता जाएगा। और कैटाबॉलिज्म अगर कंटिन्यू होता जाए तो हमारे जो है स्ट्रक्चर, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक होते जाएंगे और स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी गांठ बॉडी के अंदर जब बनती है तो उसके अंदर ये दो फंक्शंस देखे जाते हैं, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन इन दोनों इनको मेंटेन करती है। एंजाइम्स स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम जो है स्पीडली जो है ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को अप करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो इमीडिएटली किसी चीज़ की अगर ये रिक्वायरमेंट होती है तो उसको फिलफिल करता है और बॉडी को बैलेंस में रखता है। अगर ये स्लो हो जाए, एंजाइम स्पीड पे बायोकेमिकल रिएक्शन अगर कम हो रहा है उस कंडीशन में, या डिफिशियंसी किसी तरह की हो रही है, तब वहाँ पे जा कर के ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और डिजीज़ में आ सकता है। ओके। थ्री, तीसरे नंबर पे आता है सेल द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। सेल फाउंडेशन ऑफ लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी की शुरुआत है, जो न्यू है, वो सेल पर डिपेंड करती है। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो हमारे बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर हैं, सेल एक्स को भी कहते हैं। और जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, कोई नया जैसे कि प्रेगनेंसी डेवलप होती है वो एक्स के थ्रू होती है, स्पर्म के थ्रू होती है। एग्स जब फर्टिलाइज होता है स्पर्म के साथ, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो मल्टी सेल आता है उसमें। आपने ऑब्स्टेट्रो एंड गायनेकोलॉजी के अंदर इस चीज़ को पढ़ेंगे, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में रिप्रोडक्टिव फंक्शन में आएगा ये चीज़। तो वहाँ पर जो है स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, पहला जो स्ट्रक्चर है वो सेल का है। सेल आप एक्स के शक्ल में भी देख सकते हैं, जो मार्केट में भी अवेलेबल है, और बॉडी के अंदर भी होता है। और हमारी बॉडी जो है जो बिल्ड है, जो हमारी पूरी बॉडी का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर जो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सेल पे ही डिपेंड है। चाहे वो बोन सेल हो, चाहे मसल सेल्स हो, या किसी भी आर्गन का सेल्स हो। तो ये बेसिक स्ट्रक्चरल है एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ है। अगर ये स्ट्रक्चर किसी तरीके से फंक्शन एबनॉर्मल होते हैं तो हमारे पूरे ऑर्गन्स के फंक्शन पे चेंजेस आते हैं। और अगर स्ट्रक्चर किसी तरह से डैमेज, पहले क्या होता है, फंक्शन सेल के फंक्शन चेंज होते हैं, फिर बाद में फंक्शन इतने ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन में जब पहुंच जाते हैं, तब वहाँ पे स्ट्रक्चर, जब भी कोई फंक्शन लॉन्ग टाइम तक एब नॉर्मल रहता है, तब किसी भी स्ट्रक्चर को बनने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और टाइमिंग चाहिए। और अगर फंक्शन हमारा लॉन्ग टाइम तक, अगर जैसे कि डाइजेस्टिव फंक्शन है या नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये रेगुलर अगर हमारा एबनॉर्मल फंक्शन कर रहा, हाइपर है या हाइपो है, तो उस फिर देखा जाता है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है। तो जिस ऑर्गन के फंक्शन, सेल्स के फंक्शन में अगर किसी तरीके का एबनॉर्मलिटीज़ पैदा हो रही है, या फंक्शन हाइपर हो रहा है, हाइपो हो रहा है, उसी हिसाब से हमारे ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है। और उसके जो लीवर जैसे है, लीवर एक सपोज दैट हम लीवर कहते हैं, या टेस्टिस ले लें, या फिर इंटेस्टाइन ले लें, इनके भी जो फंक्शन है वो चेंज होते हैं। और फंक्शन के हिसाब से हमारे न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को प्रॉपर वे मिल नहीं सकता। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर जो डेवलप होना चाहिए, जो फंक्शन मेंटेन हो के ज़रिए हमारी बॉडी का ऑर्गन जो है रिफ़्रेश होना चाहिए, जो सेल्स टूट रहे हैं, सेल्स रिफॉर्म होने चाहिए, वो नहीं हो पाते। ऐसी कंडीशन में लाइफ थ्रेटनिंग शुरू हो जाती है, और ये कैंसर में भी देखा जा सकता है। और जैसे कि अल्कोहल
पीने वालों के साथ भी देखा जा सकता है कि लीवर डैमेज होता है और किडनी भी डैमेज होती है और भी तमाम सी चीज़ें आती हैं। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल है, जो फाउंडेशन है लाइफ का। तो यहाँ पे हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले फंक्शनल ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे स्क्रोफलोसो ग्रुप की मेडिसिन आती है। और स्ट्रक्चरल जो मेडिसिन है, अगर क्रॉनिक पेशेंट आ गया है तो स्ट्रक्चर मीन्स सेल्स की जो मेडिसिन है, स्ट्रक्चरल जो मेडिसिन है हमारे पास, जो कंस्ट्रक्शनल मेडिसिन कह सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन करती है बिल्डिंग को बनाने का, जैसे कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग को बनाना होता है, हमारी बॉडी का अगर बनाने के बाद आती है बात, तो वहाँ पे हम कैंसरिसो ग्रोथ की और कैंसरिसो ग्रुप को एक जेबी मित्तल के नाम से भी जानते हैं, तो वो उस मेडिसिन का यहाँ पर काम लग आता है। टाइप्स ऑफ सेल्स, टाइप कितने टाइप के सेल्स होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें सिंपल सेल्स हैं विदाउट न्यूक्लिक होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया होते हैं। यूकेरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं विद न्यूक्लियस हैं, और ये प्लांट्स हैं एंड एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो है विदाउट न्यूक्लिक होते हैं। बैक्टीरिया, कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं, जो लाइफ को नुकसान भी पहुंचाते हैं और बेनिफिट भी देते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर बैड बैक्टीरिया की क्वांटिटी बढ़ रही है तो वहाँ पर अगर गुड बैक्टीरियाज हैं तो उन्हें इंगल्फ कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, हमारी बॉडी को सेव कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो फिर यहाँ ये हमारी बॉडी पे हावी हो जाते हैं, जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं, इसका भी जब हम ट्रीटमेंट देते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में वर्क ग्रुप की जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो इनके जो गुड बैक्टीरियाज को प्रोटेक्ट करते हैं और जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं। एक्रोटिक सेल्स कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं विद न्यूक्लिक एसिड है, प्लांट एंड एनिमल सेल्स में है। एक्रोटिक कॉम्प्लेक्स सेल्स, ये कॉम्प्लेक्स सेल्स जो है ये जुड़े होते हैं, ये आपस में मिल के काम करते हैं। ये प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर दोनों तरीके पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर देखें, मल्टीपल सेल्स से बना हुआ है। मल्टीपल्स इसी तरीके से प्लांट्स हैं, उसमें सीड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और इस तरीके से ग्रो होते हैं। उसमें ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होते हैं, तो मल्टीपल जो इसके अंदर सेल्स पाए जाते हैं। अलग अलग सेल्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उनकी अपनी यूनिट्स होती हैं। जैसे लीव्स का काम है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन को आउट करना। जैसे कि हमारा लंग्स है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमारी हमारी तरफ से छोड़ी जाती है, ये प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके फिर उसे हमें हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर डाल देते हैं और हम उसे फिर सांस के ज़रिए हम अपने ब्लड को पहुंचाते हैं और ब्लड प्योरीफाई होता है। ब्लड में जहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होती है, पूरी बॉडी ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है और इसकी वजह से हम फ्रेश रह सकते हैं और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि फ्रेश एरिया में, अच्छे एरिया में आ जाए जहाँ पे पॉल्यूशन कम हो, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्रेशन प्रोडक्शन कम होता हो। सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल सेल्स, सेल्स का स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनल सेल्स में होता है। ऑर्गेनल सेल्स होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर जो हम कहते हैं उसको ऑर्गेनल सेल्स कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर, स्टोर्स डीएनए, जिसमें कंट्रोल सेंटर होता है जो स्टोर्स करता है डीएनए को। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, जो शक्ति का हाउस है। जनरेट एनर्जी, एटीपी, ये एटीपी रिलीज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी रिलीज करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर प्रोटीन रफ, जिसे ईआर कहते हैं, एंड लिपिड स्मूथ ईआर सिंथेसिस डेवलप होता है। और गोल्गी इसके अंदर पाए जाते हैं। गोल्गी ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें पैकेज एंड शिप्स एंड मटेरियल्स मौजूद होते हैं। लाइजोसोम्स डाइजेशंस एंड वेस्ट रिमूवल, ये हमारे सेल्स के अंदर होते हैं जिसमें डाइजेशन करते हैं और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। कंट्रोल सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द व्हाट एंटर्स एग्जिट द सेल्स, क्या सेल के अंदर आ रहा है, क्या सेल्स के बाहर जा रहा है, तो ये सेल मेम्ब्रेन उसको तय करते हैं कि हमारे अपने अंदर सेल्स के अंदर क्या लेना है। सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करते हैं कि हमें किन चीज़ों को अंदर लेना है, जैसे कि न्यूट्रिशन है और ऑक्सीजन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं। सेल्स किसी भी स्ट्रक्चर को फॉर्म होने में के लिए ज़रूरी होता है।
तो सेल इसको आइडेंटिफाई करके अपने अंदर इंटर कराते हैं, और जो बैड जो केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उसको एग्जिट कराते हैं। इसमें अपने आप में ये एक पूरे पावरफुल होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी जो है अपनी लाइफ जो हम जीते हैं लापरवाही की वजह से, या हम अपने फूड्स को चेंज कर देते हैं, फूड्स की लाइफ जो हम अलग गलत चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं या पीना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से ये इफ़ेक्ट होते हैं, और इसके हिसाब से फिर हमारे ऑर्गन्स पे पूरा पूरा इफ़ेक्ट आता है। सेल वॉल प्लांट्स ओनली, ये सेल वॉल्व जो होते हैं प्लांट्स में होते हैं, प्रोवाइड्स द सपोर्ट ऑफ शेप, और ये प्रोवाइड शेप और शेप प्रोवाइड करते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स ओनली, ये सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर है, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें धूप के सूरज की रोशनी में सन रे के अंदर ये अपने आप को जो अपना फूड्स है, अपना डाइजेशन सिस्टम्स को मेंटेन करते हैं। और टिश्यूज, जब सेल्स के बाद जो आता है टिश्यूज, सेल फॉर्म होता है, सेल मिलकर के मल्टीपल सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं एंड फंक्शन, different types of tissues and functions इनके हैं। टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स मिलकर के एक टिश्यूज बनाते हैं, परफॉर्मिंग एज ए स्पेसिफिक फंक्शन, और ये खास स्पेसिफिक फंक्शन को मेंटेन करते हैं। इन एनिमल्स द फोर बेसिक टाइप, और जो यहाँ पे एनिमल्स के अंदर जो फोर टाइप के, चार टाइप के जो बेसिक्स टिश्यूज हैं वो इस तरीके से हैं। एपिथेलियम टिश्यूज cover body surface and lines of cavities. Functional function protections, absorption और secretion। ये जैसे स्किन पे एपिथेलियम सेल है, ये प्रोटेक्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, जैसे विटामिन डी वगैरह का है, अगर हम स्किन हम धूप में बैठते हैं तो विटामिन डी हमारे स्किन के ज़रिए अंदर जाती है। सिक्रेशन, और सिक्रेशन जो वेस्ट मटेरियल होते हैं बॉडी से सिक्रेट कर देते हैं। एग्जांपल स्किन लाइनिंग दी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर भी है, देखिए जो हमारा फूड मटेरियल्स होता है वो इसको देते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है बाहर कर देते हैं। तो स्किन और लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यूज सपोर्ट कनेक्ट, जैसे कि सपोर्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्ट करते हैं, और सेपरेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, और जो डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गन्स हमारे हैं उसमें अलग अलग टिश्यूज पाए जाते हैं, उनके अलग अलग सेपरेशंस होते हैं। टाइप्स बोन, बोन के टिश्यू अलग हैं, ब्लड टिश्यू अलग हैं, एडिपोज फैट्स हैं, कार्टिलेज टाइप के होते हैं। बोन होते हैं, ब्लड टिश्यूज होते हैं, और एडिपोज जो फैट्स की शक्ल में होता है, कार्टिलेज। कार्टिलेज जो सॉफ्ट बोन होती है उसे कहते हैं। एग्जाम्पल्स टेंडोन्स, लिगामेंट्स, ब्लड, ये जो सपोर्ट करते हैं हमारे जॉइंट्स को, सपोर्ट करते हैं। और ब्लड, ब्लड के एक लेयर बनाते हैं, फ्लो करते हैं। ब्लड ब्लड अगर ब्रेक हो जाता है तो नुकसान हो सकता है। अगर ब्लड कहीं पे ब्लड फ्लो करते हैं, जो ब्लड एक दूसरे से मिल कर के ही कंटिन्यू चलते रहते हैं। ओके, और कहीं भी अगर आर्टरी के अंदर ब्लड ब्लड का फ्लो कम हो गया हो या ब्रेक हो गया हो, उस कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है और नुकसान भी बढ़ सकता है। मसल टिश्यूज इनेबल टू द मूवमेंट ऑफ द थ्रू द कॉन्ट्रैक्शंस, और मसल टिश्यूज जो है मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि हम राइट एंड लेफ्ट मोड़ना चाहते हैं, या हम किसी झुकना चाहते हैं, या हाथ बढ़ाना चाहते हैं, या आर्म मतलब कुछ पकड़ना चाहते हैं, कैच करना चाहते हैं, तो ये सपोर्टिव में काम करते हैं, और ये पूरी तरीके से हमारे जॉइंट्स को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। टाइप स्कल्ट, स्केलेटन, वॉलेंट्री, स्मूथ, इनवॉलेंट्री, कार्डियक, हार्ड। फॉर एग्जांपल बाइसेप्स, हार्ट वॉल, बाइसेप्स मसल्स और हार्ट वॉल्व्स इसमें शामिल हैं। नर्व टिश्यूज कंडक्ट द इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जो इलेक्ट्रोमोबाइल में बायोलिटिकल एनर्जी जो यूज़ की गई है, इसी नर्व टिश्यूज़ के ऊपर ही काम करती है। नर्व सेल पे काम करती है, जो नर्व टिश्यूज़ बनते हैं। और किसी वजह से अगर हमारा नर्व
नर्व सर्कुलेटरी सिस्टम अगर ब्रेक हो रहा है तो हमारा समझ लीजिए कि वो कॉन्स्टेशन और रिलैक्सेशन भी नहीं हो पाता, और फीलिंग ख़त्म हो सकती है, सेंसलेस बॉडी हो सकती है। कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिसके वजह से करंट हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है, और हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और उसकी गर्मी और ठंडी को महसूस कर सकते हैं, जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं, जो नर्व सेल्स के कहा जाता है। एंड ग्लियल सेल जो सपोर्टिंग सेल्स हैं, इनका सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो। अगर कोई डाउट्स हो तो सैटरडे के लिए आप इसको सेव कर लीजिएगा। ओके।